नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं ले जाने वाला हूँ आप लोगों को अपने गांव के खेत में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। ये है मेरा गांव, ये देखिए जस्ट पीछे मेरा घर और ये है गांव। ये है किंग कोबरा का घर, जहाँ एक कोबरा बसता है इस घर में। कुछ ही दूरी में पहुंचेंगे हम अपना खेत, जहाँ पे किया है राइस का कल्टीवेशन। दिनेश मुंगिया ये रहा खेत। चल ये देखिए पूरा खेत है, ये जितना भी एरिया है पूरा खेत है, और खासकर धान का ही खेत होता है यहाँ पे। तो आज मैं हूँ अभी अपने गांव में, और आज का वीडियो होने वाला है कुछ इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज मैं एक ऐसे बंदे से मिलवाने वाला हूँ जिससे आप पहले भी कई बार मेरे वीडियो में मिल चुके हो, लेकिन आज मैं पर्सनली उनके बारे में बात करूंगा। तो वो नेचर के काफ़ी करीब रहते हैं, तो खुद एक नेचर लवर होने के नाते उन्होंने बहुत कुछ किया है। जैसे उन्होंने घर पे रबर का प्लांटेशन किया है, और अभी हाल ही में उन्होंने जो पपाया प्लांट होता है उसका काफ़ी सारे जो है प्लांटेशन किया है घर में ही। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा फिर कभी फुर्सत में। लेकिन आज मैं कुछ और दिखाने वाला हूँ जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते भी उन्होंने किया है। शायद ये फर्स्ट टाइम है उनका जो ये कल्टीवेशन है। कल्टीवेशन के बारे में बात करेंगे आज हम। तो सीधा ले चलता हूँ मैं अन्ना के पास और उनसे बात करते हैं। तो मैं हूँ अभी खेतों के बीचों बीच, और हमारे साथ है अन्ना। तो ये एक अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के साथ साथ ये एक अच्छा किसान भी है। तो इनके कारनामों के बारे में हम अभी जानते हैं इनसे पर्सनली। तो बताइए आपके बारे में। नमस्कार सभी किसान साथी और दोस्तों को, मेरा नमस्कार। मैं हूँ नीलकमल बसुमतारी, और फिलहाल अभी हम लोग है मेरा अपना ही खेत में जो डुटनोय डिस्ट्रिक्ट ग्वालपारा स्टेट असम में स्थित है। ये करीब 1 एकड़ लैंड है, जो आइजोंग बोल के आइजोंग वेराइटी का राइस जो है वो असम में जो बहुत फेमस है, वो अभी यहाँ पे फिलहाल अभी कुछ ही दिनों बाद मतलब हार्वेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, तो आप बताइए, मतलब आपने किस तरह से ये खेत स्टार्ट किया है, आप विस्तार से बताइए हमें शुरू से, क्योंकि अभी तो कुछ ही दिनों में हार्वेस्टिंग सीजन आने वाला है, ये हमें पता लग गया। अभी कुछ ही दिनों मतलब महीने भर कितना ये देख सकते हैं। महीने भर नहीं, ये मैक्सिमम और 20-25 दिन। हाँ, 20-25 दिन। हाँ ठीक है, 20-25 दिन और उसके बाद हार्वेस्टिंग। लेकिन हम इनसे जानेंगे कि ये शुरू से कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब इनके बारे में पूछते आइए। तो बताइए शुरू से मतलब अभी सिर्फ धान खेती नहीं, जो भी अगर आपको कुछ भी खेत करना हो तो आपको शुरू से प्लानिंग करना चाहिए। हाँ। उसके लिए तो आप जो भी हो, हम धान है इधर असम में, बनाना है, पाइनएप्पल है, जो भी है उस खेत के लिए आपको इनिशियल प्लानिंग करना है। और प्लानिंग में क्या चाहिए आपको, मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सॉइल क्वालिटी असेसमेंट जो है। आप सॉइल का जो उर्वरक तत्व है, जैसे पीएच लेवल, जो अदर न्यूट्रिशन लेवल है, वो सब जानना आपको बहुत ज़रूरी है पहले। और उसके लिए आप जो अभी हम लोग का इधर स्थित है KVK कृषि विज्ञान केंद्र, आसाम स्टेट गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, और वैसे बहुत सारा NGOs भी है, वो सब एग्रीकल्चर ये सब सेक्टर में काम करता है। आप उन लोगों से भी हेल्प ले सकते हैं इस विषय में, आपका सॉइल क्वालिटी असेसमेंट करने के लिए। वो सबसे ज़रा ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप वो जानेंगे
तो भी आप मतलब कितना क्वांटिटी में आपको क्या बाद में फर्टिलाइज़र डालना है, क्या मिनरल्स डालना है, वो सब आपको मालूम होगा, वो आप पहले जान लेते हो। तो सबसे पहले आप कुछ भी खेत करने से आप सॉइल टेस्टिंग करवा लीजिए, और उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी जो बोला KVK हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, और फिलहाल बहुत सारा NGO से वो लोग भी इधर काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल तो इधर हम लोग का पास में नोटिस में सेस्ता बोल के एक NGO है, वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उन लोग से भी हेल्प ले सकते हैं फिलहाल आसाम में। तो ये हो गया आपका पहली बात असेसमेंट। उसके बाद अगर आपको धान खेती आप डिसाइड कर लिया, तो आपको तो शुरू से ही ये क्या करना है कि मतलब आपको डे 1 से ही आपको पूरा जब माइंड आप सेट कर लिया हमको धान खेती करना है, तो आप उस दिन से मतलब आप पूरा क्या कर लीजिए, आप मतलब एक क्या की ओर जा रहे हैं, मतलब आप पूरा प्लानिंग कीजिए। पहले तो हो गया आपका सॉइल असेसमेंट जो बोला मैं, सॉइल टेस्टिंग हो गया। उसके बाद आपका हो गया आपका वेराइटी का, आप कौन सा धान मतलब लगाने वाला है उधर, तो वो हो गया एक इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए भी आप मैं जो बोला अभी, वो जो डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट उन लोगों से हेल्प ले सकता है, क्योंकि कुछ भी मतलब आप वो जो सॉइल टेस्टिंग के ऊपर निर्भर करेगा क्योंकि वो वैरायटी उस सॉइल के लिए सुइटेबल होगा कि नहीं, वो एक इम्पोर्टेंट बात है। तो उसके लिए आप उन लोगों से हेल्प ले सकते हैं। तो हो गई वो दूसरी बात। बेसिक चीज़ें है वो तो मैं बोल दिया अभी, तो सभी किसानों को मेरे हिसाब से पहले से ही जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है, वो हो गया। अभी हम लोग आते हैं ये टॉपिक पे, आप जो पूछे थे मतलब ये मतलब स्टार्ट कैसे किया वो उसके ऊपर। तो ये हमने स्टार्ट किया था मई महीने के 14 मई को हम लोग ये सोइंग किए थे, मतलब इनिशियल पहला जो नर्सरी तैयार करके जो पहले सोइंग किया था। तो इसी बीच में ये पूछना है, तो मतलब मई महीने में बोला ना, तो मई महीने में ही क्यों, ये मैं जानना चाहता हूँ। मई महीने में तो क्योंकि ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम लोग इधर आसाम में जो धान का खेती है, जो मेनली बेसिकली वो बेस्ड थे मतलब वो रेन वाटर का इरिगेशन के ऊपर ही बेस्ड थे नेचुरली, क्योंकि हम लोग का इधर जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो मतलब इतना अभी तक इतना फिलहाल क्या नहीं हुआ है, मतलब फिलहाल हर खेत में अभी तक नहीं पहुंचा है वो इरिगेशन फैसिलिटी। जो मतलब मेन जब इरिगेशन सोर्स सब है वो सब रिवर सोर्स ही है। मतलब हम लोग का इधर जो बोरिंग करके जो ट्यूबवेल लगाता है दूसरे राज्यों में, वो सब इतना अभी तक यहाँ पे एडवांस नहीं हुआ वो सब। तो मेनली जो यहाँ का किसान है वो सब रेन के ऊपर ही मतलब ऊपर का बारिश का पानी से ही मतलब डिपेंडेंट है मेनली। तो उसी हिसाब से मतलब हम लोग का जो रेनी सीजन है तो उसी हिसाब से मिला के मतलब ये ट्रेडिशनली पहले से ही चल रहा है। मतलब जनरली मई महीना में ही मतलब आपका कंप्लीट जो मतलब नर्सरी बेड है वो सब मई महीना में सभी लोग मैक्सिमम तैयार कर लेता है, जो मतलब हम लोग का ये तो मतलब ट्रेडिशनल साली जो खेती है। ये नर्सरी बेड जो है, तो ये मतलब आप कितने दिन लगता है उसमें? जैसे मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि इसका जो सीड होता है जो आप लोग रखते हैं शायद वो, तो उसको आप स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद वो सीड को मतलब वो जो आप नर्सरी बेड बोलते हैं उसको उगाने में मतलब कितना टाइम मैक्सिमम रखना चाहिए वो बताइए। अभी तो सीड के बारे में बोलो, वो ये और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं पहले भी बोल चुके थे। मतलब आपको वेराइटी जो है वो मतलब कौन सा वेराइटी आपके उस एरिया के लिए सूटेबल होगा वो पहले जान लेना है। वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप लोगों को मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट से वो सब मतलब उन लोगों से एडवाइस ले सकते हैं। तो हो गया वो पहली बात। लेकिन जो सीड है जो हम लोग बीज बोलते हैं उसको वो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला ले। आप मार्केट में अभी बहुत सारा ऐसे जो है वो मिलते हैं ऐसे बहुत सारा कंपनी का, लेकिन आप मतलब वो एक्चुअली पहले जांच कर ले उसके बाद ही मतलब ख़रीदे। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा जो पैकेटिंग सीड्स सब आता है वो मतलब बाज़ार में जो मिलते हैं वही ख़रीदे। मतलब आपका जो ज़मीन है उसका हिसाब से जो सूटेबल होगा वो हो गया पहली बात। और बाकी आपका सीड सिलेक्शन हो गया। वैसे सीड सिलेक्शन होने के बाद आपको ये लैंड प्रिपरेशन करना है नर्सरी बेड के लिए। नर्सरी बेड लैंड प्रिपरेशन तो आप फिलहाल आप तो मिनिमम 2 से 3 बार वो आपको लैंड को अच्छी तरह से जुताई करना है।
प्लाउइंग, जुताई मतलब प्लाउइंग। हाँ, जुताई मतलब प्लाउइंग, जुताई करना है। उसके बाद उसमें भी आपको भरपूर मात्रा में फार्म यार्ड मैन्योर, जो गोबर मिलता है, या अगर मिनरल अगर कुछ कमी होगा तो आप DAP डाल सकते हैं, नाइट्रोजन पोटाशियम फॉस्फोरस ये सब डाल सकता है, जो हम लोग को जनरली यूरिया पोटास और सुपर बोलते हैं जनरली, तो वो सब डाल सकते हैं वो नर्सरी बेड रेजिंग करने के टाइम में। तो वो हो गया। तो उसके बाद आप ये धान को डायरेक्ट मतलब 1-2 दिन भिगो के डायरेक्ट मतलब प्लांट प्रिपेयर करके उसमें नर्सरी में डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो आपका हो गया, नर्सरी तैयार हो गया आपका। फिलहाल तैयार होने में मिनिमम 25 से 30 दिन लग जाएंगे। वो सुइटेबल होता है, मतलब आपका नर्सरी बेड हो गया। आप सोइंग कर लिया, सोइंग करने के बाद जो पौधा आपका 25 से 30 दिन हुआ वो ट्रांसप्लांट कीजिए। वो मतलब सबसे सुइटेबल होता है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए। ज़्यादा देर मत कीजिए, मतलब आप 25 से 30 दिन। आपका कहने का मतलब है मतलब 25 से 30 दिन, 35 दिन नहीं, 25 से 30 दिन 25 से 30 दिन में मतलब नर्सरी बेड जो आप तैयार करोगे वो मतलब सूटेबल रहता है एकदम ट्रांसप्लांट करने के लिए। उसके बाद हम ट्रांसप्लांट के बारे में जानते हैं अभी। ट्रांसप्लांट करने के पहले आप लोग आ गया इधर भी लैंड प्रिपरेशन करने ज़रूरत है। ये यहाँ पे भी मिनिमम आपको 3 बार जुताई कर लेना है अच्छी तरह से। वो हो गया। उसके बाद आप ट्रांसप्लांट कीजिए। आप ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको मिनिमम 10 दिन तक तो आपको पानी पूरा खेत में खड़ा रखना है। वो हो गया। तो बहुत सारी जानकारी मिल रहा है हमें, मज़ा आ रहा है यहाँ पे खेत के बीचों बीच। तो अभी एक ही वजह में खड़े रहने के बजाय हम अभी चल के खेत भी देख लेते और साथ साथ में बात भी कर लेते। तो आगे बताइए। आगे वो आपका ट्रांसप्लांट हो गया इधर, मतलब अभी 25 से 30 दिन मतलब उधर तैयार होके आप ट्रांसप्लांट कर लिए। उसके बाद आपको मिनिमम 2 या 3 इंच आपको पानी इधर मिनिमम 10 दिन के लिए इधर खड़ा रखना है पूरा। अभी तक जो है प्लांट उगाने तक हम आ गए। तो आगे पूछते हैं कि फर्टिलाइज़र वगैरह क्या क्या यूज़ होता है, ख़ासकर यहाँ पे जो हमारे असम है, असम के जो इलाका बताया भाई साहब ने, तो यहाँ पे क्या क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। बेसिकली आजकल फर्टिलाइज़र पे डिपेंड है सारा कल्टीवेशन, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके बारे में बताइए थोड़ा, फर्टिलाइज़र आपने क्या क्या इस्तेमाल किया शुरू से? फर्टिलाइज़र तो आपको ज़्यादा अगर प्रोडक्शन लेना है तो फर्टिलाइज़र यूज़ करना ही पड़ेगा। तो पहले जो आपका ट्रांसप्लांट करने के टाइम अगर हो सके तो आपका फार्म यार्ड मैन्योर अगर डाल सके तो वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन वो इतना ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होता है जनरली। तो हम लोग पहले जो ट्रांसप्लांट करने के टाइम बेसल डोज हिसाब से हम लोग DAP डाला था। मतलब पर एकड़ में अराउंड 50 kg हम लोग डाला था। ये करीब 1 एकड़ लैंड है, उसमें करीब 50 kg ऐसा बेसल डोज हिसाब से हम लोग वो यूरिया डाला था। वो हो गया हम लोग का पहला डोज, ये बेसल डोज जो बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेकेंड डोज डाला था करीब 20 दिन से 20 या 22 दिन बाद डाला था। तो जनरल किसान को भी मैं वही सजेस्ट करूँगा, मतलब 20 से 25 दिन वो सूटेबल रहता है, मतलब सेकेंड डोज आप लोग डालने के लिए। तो सेकेंड डोज में आप लोग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम वो डाल सकते हैं। मतलब यूरिया, पोटास और सुपर जो जनरली होता है वो भी मतलब अराउंड 60 kg पर एकड़ उस हिसाब से। मतलब सेकेंड जो डोज थे वो सेकेंड डोज में वो डाला था। अच्छा, तो ये था फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र हो गया था। उस हिसाब से आपको पानी का लेवल भी मेंटेन करना है। अच्छा। 10 दिन के बाद आप अगर पानी छोड़ सकता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? का फैसिलिटी है, वो पानी छोड़ सकता है। क्योंकि जड़ जो है वो अगर हवा मिलता है तो ज़्यादा टिलरिंग होता है उस स्टेज में। मतलब 20 से मतलब ट्रांसप्लांट करने के बाद 20 से वो टिलरिंग स्टेज जो बोलता है, वो जो मतलब इनिशियल जो ग्रोथ होता है
तो उसी तरह में मतलब हाईएस्ट हम लोग अगर ठीक से जो न्यूट्रिएंट्स है इनके लिए वो सब डालेंगे और पानी का लेवल भी अगर ठीक तरह से मेंटेन करेंगे तो मतलब टिलरिंग बहुत अच्छी से तरह से होगा। तो हो गया आपका वो हम लोग का अराउंड 25 डेज ऐसा हो गया आपका ये सब काम। उसके बाद आपको और थर्ड डोज जो है, अब क्योंकि फर्टिलाइज़र के बारे में बोल रहे हैं, मैं फर्टिलाइज़र के बारे में बोलूँगा। तो थर्ड डोज आप अराउंड 45 डेज में डाल सकता है। तो आपका जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस और पोटेशियम वो मिला के डाल सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अगर चाहे तो ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए एमोनियम सल्फेट, उसके बाद जिंक सल्फेट वो सब डाल सकते हैं एक साथ ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए। और उसी के साथ साथ आपको पानी का लेवल भी मेंटेन करना है, वो बहुत ज़रूरी है। 20-20 में 10-15 दिन के बाद अगर पानी अगर पूरा सूखा दे सकता है, ऐसा फैसिलिटी अगर है तो वो बहुत बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि जड़ों को अगर हवा जब लगेंगे तो ज़्यादा उगता है, वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा आपका। तो ये हो गया आपका फर्टिलाइज़र का जो हम लोग कभी यूज़ किए थे मतलब अभी तक। तो ये था फर्टिलाइज़र के बारे में। तो आपने इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा आपको। तो जैसे कि हम देख सकते हैं अभी हार्वेस्टिंग टाइम होने वाला है, तो हम इनसे जानते हैं ये लगभग कितना दिन हो चुका है इसको उगाते हुए। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो आपका खेत ये जो है कितना दिन हो गया उगाते हुए? ये करीब आप 105 दिन ऐसा हो गया ट्रांसप्लांट करने के बाद। 3.5 महीना लगभग, 3.5 महीना लगभग। और अभी 15 to 20 डेज, 15 to 20 डेज में ये पक के पूरा हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो टोटल आपका ट्रांसप्लांट करने के बाद अराउंड 120 डेज लग जाएगा, 4 महीना। उसके बाद आप और मतलब सोइंग से स्टार्ट करें तो और 25 दिन ऐड कर लीजिए वहाँ पे। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं देख पा रहा हूँ कि इन्होंने जो खेती किया है धान का, जो आईजोंग बताया इन्होंने शुरू में, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी हेल्दी। क्योंकि हाइट भी देख सकते हैं आप, ये मैं इधर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं हाइट ऑलमोस्ट ये 5 फीट से ऊपर है, 5.5 फीट। मेरा 6 फीट हाइट है, ऑलमोस्ट 5.5 से ऊपर है ये। तो काफ़ी बढ़िया है, ये बढ़िया लग रहा है देखने में। तो इनसे अभी जानते हैं आगे कि ट्रांसप्लांट करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इसके बारे में जानते हैं और इससे बचने का उपाय। तो आप बताइए हमें। ट्रांसप्लांट करने के बाद सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम वो है आपका खरपतवार का। खरपतवार जो विच जो उगता है धानों के बीच। अच्छा। वो कभी कभी क्या करता है आपका, जब ट्रांसप्लांट करने का टाइम तो आपका जो पौधा रहेगा वो तो छोटा ही रहेगा, लेकिन उसी समय जब अगर खरपतवार आपका जो पौधा से सेम हाइट में हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा तो उन लोगों का ग्रोथ थोड़ा रुक जाएगा। तो उसके लिए उपाय है आपका जो खरपतवार नाशक है, वो सब दवाई आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये खरपतवार नाशक जो दवाई है, विचसीड जो है वो 2 तरीके के होता है। एक होता है आपका प्री इमर्जेंट और एक होता है पोस्ट इमर्जेंट। ये 2 टाइप का होता है, मतलब बाज़ार में वो अवेलेबल है दोनों। प्री इमर्जेंट मतलब क्या हुआ, आप उगने से पहले आप अगर डाल दे मतलब कि वो ट्रांसप्लांट करने के टाइम आप ये रेत में मिला के या डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। वो ट्रांसप्लांट करने के टाइम ही आप डायरेक्ट ज़मीन पे डाल सकते हैं। वो मतलब जो प्री इमर्जेंट है वो मतलब उगने ही नहीं देगा वो दवाई अगर आप लोग यूज़ करते हैं। आप फिलहाल वो अगर यूज़ नहीं कर सके तो पोस्ट इमर्जेंट भी एक उपाय है। मतलब वो दवाई आपको आप मतलब जो उग गया ऑलरेडी, मतलब अराउंड लगाने के बाद, ट्रांसप्लांट होने के बाद अगर लगाया मतलब उग गया तभी भी यूज़ कर सकता है वो सब। उस टाइम भी मतलब सेव कर सकते हैं। हाँ, उस टाइम में भी सेव कर, लेकिन जो अच्छा वाला क्वालिटी है वो थोड़ा आप देख के समझ के वो सब खरीदिए। क्योंकि आप उसका साइड इफ़ेक्ट भी आपका धान के ऊपर बाद में पड़ सकता है उगने के बाद अगर यूज़ करने के टाइम। तो क्योंकि आजकल बाज़ार में हज़ारों कंपनी का हज़ारों प्रोडक्ट्स मिलता है। मैं तो सजेस्ट करूँगा जो इफ़को बाज़ार है वहाँ पे बहुत सारा ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मतलब फर्टिलाइज़र से आपका
कीटनाशक से मतलब आपका जो मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट है, वो सब अवेलेबल होता है, आप वहाँ से भी खरीद सकता है। वो एक उपाय है। और बाकी बहुत सारा ऐसे बीमारी तो आ सकता है, वो आपका डिपेंडेंट है, मतलब बहुत सारा बीमारी रोक पड़ सकता है। फिलहाल मेरे यहाँ पे तो अभी दूसरा ऐसा कुछ नहीं आया, सिर्फ वो खरपतवार का ही थोड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन आप ट्रांसप्लांट करने के बाद अगर सही लेवल से अगर वाटर लेवल मेंटेन करें तो ये खरपतवार उगने का चांसेस बहुत कमती रहता है। अगर एक लेवल में अगर वाटर लेवल मेंटेन करता है तो उगने का चांसेस मतलब कमती हो जाता है बहुत। तो वो एक उपाय है। तो यहाँ हमें ये जानकारी मिला कि इसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है आपको बाद में उगाने के बाद, तो कैसे आप उनको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं ये रोगों से या फिर कोई भी दिक्कत आए। तो आगे हम जानेंगे कि इनके यहाँ पे क्या क्या खेती ज़्यादातर मशहूर है। जैसे ये आइजोंग धान है, ये आप देखिए, ये आइजोंग धान बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और इसके अलावा भी यहाँ पे क्योंकि खेत बहुत बड़ा है, काफ़ी लोगों का है, ये इनका एरिया है। बाकी जो अदर जो तरह के धान यहाँ पे खेती होता है, इनके बारे में जानते हैं, तो आप बता सकते हैं। बेसिकली आसाम में तो आइजोंग, रंजीत, जोहा वो सब भी मतलब बहुत पॉपुलर है। अभी तो बहुत सारा नया नया वैरायटी भी आ गया है। अभी CR बोल के एक नया आया है। अभी है बहुत सारा मार्केट में, बहुत सारा जो अवेलेबल है। अभी मैक्सिमम फार्मर लोग सभी आपके यहाँ पे जो सभी ट्राई करता है, सभी ट्राई कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली रंजीत और आइजोंग वो बेसिकली बहुत चलता है मतलब। अच्छा, क्योंकि आइजोंग होने से आपका धान का साइज़ भी अच्छा होता है। मतलब एक होता है आपको क्या में भी बाज़ार में भी अब इसका रेट अच्छा मिलता है। अच्छा, दाने सब छोटा होता है, खाने में भी अच्छा है, तो उसके लिए इसका रेट अच्छा है। मतलब बाकी अलग धानों से इसका रेट एनी टाइम हाई रहता है। तो उसका एडवांटेज मतलब आइजोंग का एडवांटेज वो है। तो क्या रेट है वो बता सकते हैं रेट को? अभी तो ये अभी 40 केजी जो है, 40 केजी एक मन जो हम लोग आसाम में बोलते हैं, उसका रेट तो अभी 1000 से ज़्यादा ही है अभी। अच्छा, ये मतलब 1000 से 1100 सबसे कॉस्टली है। अच्छा, नीचे आपका ये रंजीत जो है वो सब 950, 980 ऐसा वो रेंज में आता है। इसका मतलब है, मतलब इसका जो है सेल ऑफ कॉस्ट जो है वो ज़्यादा रहता है, इसके कारण यही ज़्यादा प्रीफर होता है यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब प्रीफरेबल भी है, जो रंजीत और आइजोंग बताया, इनका रेट भी ज़्यादा है, तो उसमें किसान भाइयों का खासकर फ़ायदा होता है। तो जैसे आपने बताया कि आप इरिगेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो आप लोगों से क्या क्या मदद ले सकते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। वैसे तो फ्लो इरिगेशन सिस्टम जो है वो मतलब रिवर सोर्स के ऊपर डिपेंड होके मतलब बहुत एरिया कैनल के थ्रू होते बहुत जगह, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, वो एक रह गया। उसके बाद और लिफ्ट इरिगेशन है, वो भी मतलब पानी कोई भी रिवर सोर्स हो उनके उधर से लिफ्ट मतलब पंप से लिफ्ट करके कैनल के थ्रू बहुत एरिया ऐसा कवर कर सकते हैं, तो वो हो गया। लेकिन अब छोटे छोटे हम लोग ऐसे किसान के लिए प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना बोल के एक स्कीम है, जो मतलब आपका अराउंड 30 बीघा लैंड मतलब अराउंड 4 हेक्टर वो आराम से इजीली कवर कर सकता है। तो वो जो उन मतलब दो 3 4 5 किसान एक साथ मिलके वो अप्लाई कर सकता है, वो एक हो गया। और उसके बाद और ज़्यादा एक बड़ा एरिया कवर करने हो तो मीडियम ट्यूबवेल, सोलार भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, उसके लिए भी वो लोग अप्लाई कर सकता है। वो अराउंड आपका 70 बीघा लैंड आपका ज़रूरी है, आपके पास होना ज़रूरी है। उसके लिए आप लोग आइए, कोई भी इरिगेशन का डिपार्टमेंट के साथ वो लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट का आदमी के साथ कांटेक्ट करके वो सब के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इस जो स्कीम है इसका लाभ उठाइए, जाके कोई भी आपका जो नज़दीकी इरिगेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके ये सब के बारे में आप पूछ के उसको अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 जैसे जितना बताया उसके हिसाब से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये सब स्कीम के बारे में जो आपने बताया, तो इसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है या आप बताइए हमें। जो हम लोग की तरफ से ऐसे तो बहुत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का थ्रू भी आप लोग ये सब अभी ट्यूबवेल जो है सोलार हो या इलेक्ट्रिकल वो सब अप्लाई कर सकता है। लेकिन मेरा हिसाब से उन लोग का स्कीम मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का थ्रू जो होता है स्कीम,
उसमें कुछ अमाउंट आप लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेकिन हम लोग का इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो स्कीम में अभी जो बोला प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, वो आपको 100% फ्री में मिल जाएगा, मतलब कंप्लीट। हाँ, वो गवर्नमेंट फंडेड है आप लोग। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे कई सारे स्कीम्स है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो ये जैसे अभी हमें बात करके पता लगा, तो ऐसे कई सारे गवर्नमेंट का स्कीम है आजकल किसानों के लिए, तो इसका आप लाभ उठाइए और लाभ उठा सकते हैं। और 100% गवर्नमेंट की तरफ से ही फंडेड है, तो इसका लाभ तो ज़रूर उठाना चाहिए। तो जो अन्ना भाई है, मेरा जो भाई है, बड़ा भाई, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला धान खेती के बारे में और स्कीमों के बारे में भी पता लगा, तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करें। इनसे हम तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं। और आगे और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप किसान भाइयों के लिए? मैं सभी किसान भाइयों को यही बोलना चाहूँगा कि हम लोगों का अभी आसाम में और दूसरा राज्यों में भी शायद बहुत सारा किसान अभी भी मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल वे जो है उसी हिसाब से मतलब जो भी कल्टीवेशन वो सब कर रहा है। तो अब आगे आइए, मतलब जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेथड वो सब मतलब वो सब यूज़ कीजिए। उसके लिए हम लोग का बहुत सारा गवर्नमेंट जो है उसके लिए खड़े मतलब हेल्प करने के लिए आप लोगों के पास है। उन लोगों से आप लोग मदद लीजिए। और मेरे सभी जो युवा साथी है उन लोगों को भी आग्रह करूंगा कि वो लोग भी आगे आए और हम लोग की देश को एग्रीकल्चर सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए मदद करें। धन्यवाद। तो आप सभी से मैं यही विनती करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सभी किसान भाइयों को ये जानकारी मिले ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।